हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेवन्थ क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं किस प्रकार से मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ था उसके बाद में इंडिया में जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई। और इसमें अंग्रेजों के आने के बारे में और इंडिया की बहुत सारी अलग अलग बदलावों के बारे में बताया गया है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। आपके सामने दो मैप दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों मैप से आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मुगल एम्पायर जो था उसकी बाउंड्री जो थी उस समय बहुत अधिक फैली हुई थी। और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो किंग्स थे वो इंडिपेंडेंट होते गए और इंडिया जो है वो अलग अलग टुकड़ों में पड़ता गया। 1765 तक ब्रिटिश लोग जो हैं उन्होंने धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया में अपना पावर जो है वो फैला लिया। इन मैप की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं कि 18th सेंचुरी में इंडिया में जो बदलाव है वो किस प्रकार से हुआ, और वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से नए पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो इस समय आए, और ये सारी जो घटनाएं हैं वो मुगल एम्परर औरंगजेब जो कि अंतिम पावरफुल राजा रहे मुगल एम्पायर के, उनकी मृत्यु जो कि 1707 में हुई थी उनके बाद की है। अब एम्पायर के क्राइसिस और बाद में आने वाले जो मुगल्स है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने देखा किस प्रकार से मुगल एम्पायर जो है वो सक्सेस की हाइट पे पहुंचा, और उनके पतन के बाद में 17th सेंचुरी में इंडिया में बहुत सारे क्राइसिस हमें देखने को मिले। उनके पतन के बाद में इंडिया में एम्पायर का क्राइसिस आ गया क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। औरंगजेब जो था उसने अपनी आर्मी को कम कर दिया था क्योंकि डेक्कन को कंट्रोल करने के लिए जो लड़ाई चली वो बहुत लंबी चली, और उसमें उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो मर गए थे। और औरंगजेब के बाद में जितने भी सक्सेसर्स आए उनमें इतनी ताकत और बुद्धिमानी नहीं थी कि वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। इसलिए औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल एम्परर आए उनके हाथों से धीरे धीरे जो एम्पायर है वो छूटने लगा, और धीरे धीरे इंडिया अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगा। बाद के मुगल राजाओं को अपने पावरफुल मनसबदार्स को चेक करना बहुत मुश्किल काम हो गया। नोबल्स जो हैं वो गवर्नर सूबेदार को अपॉइंट किया करते थे जिनका काम होता था रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, जिसे दीवानी और फौजदारी भी कहा जाता था। इसी कारण से उन लोगों के पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर्स आ गए थे। जैसे जैसे इन गवर्नर्स ने अपने कंट्रोल को बढ़ाया, उसी के साथ साथ में मुगल एम्परर्स का जो उन पे कंट्रोल था वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। किसान और जमींदार लोग जो थे उन्होंने इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में बहुत सारे विद्रोह कर दिए थे। कई बार ये विद्रोह इस कारण भी हुए कि उन पे बहुत अधिक टैक्स लगा दिए गए थे, और बहुत बार कई पावरफुल जो मुखिया थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के विद्रोह कर दिए। इसलिए मुगल अथॉरिटी को अक्सर इस तरह के रिबेलियस ग्रुप्स का सामना करना पड़ता था, और इस समय के जो राजा थे वो इन विद्रोह को झेल नहीं पाए। इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप जो विद्रोह करते थे वो धीरे धीरे अपनी पावर को मजबूत करने लगे। औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल रूलर्स आए थे वो अपने हाथों से जाती हुई पावर को नहीं रोक पाए, और धीरे धीरे पावर इन लोगों के हाथों में चली गई। विद्रोह करने वाले लोग थे या कहीं के गवर्नर थे या कहीं के मुखिया थे या किसी अन्य समूह से संबंध रखते थे। इसी प्रकार के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में ईरान का जो रूलर है नादिर शाह, उसने भी यहाँ पे दिल्ली में एक और लूटपाट किया और यहाँ से बहुत अधिक धन जो है वो लेके चला गया। नादिर शाह के अटैक के बाद में इस तरह के अटैक जो थे उनकी एक श्रृंखला बन गई थी, और अफगान रूलर जो अहमद शाह अब्दाली था
उसने 1748 से 1761 के बीच में लगभग 5 बार यहाँ पे अटैक किया। इसलिए मुगल राजाओं को चारों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा था और इसी कारण से वो धीरे धीरे कमजोर होते गए। मुगल राजाओं के जो नोबल्स थे वो दो ग्रुप्स या फैक्शंस में बटे हुए थे, जिनमें एक थे ईरानीज और दूसरे थे तौरानीज। काफी लंबे समय तक मुगल राजा जो थे वो इन लोगों के हाथों की कठपुतलियां बन के रह गए थे। और सबसे अपमानित पल तो उस समय आया जब दो मुगल एम्परर फारूक सियार और आलमगीर सेकंड जो है उन्हें मार दिया गया। और इसी के साथ साथ में दो मुगल रूलर अहमद शाह और शाह आलम सेकंड जो है उन्हें उनके नोबल्स के द्वारा अंधा कर दिया गया। इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। मुगल एम्पायर के पतन होने के बाद में अलग अलग प्रोविंसेस में जो गवर्नर्स थे, सूबादार्स थे और बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में अपने पावर को मजबूत कर लिया। 18 सेंचुरी तक आते आते मुगल एम्पायर जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और इसी कारण से तीन मुख्य ग्रुप जो है वो इस समय देखने को हमें मिलते हैं। पहला ग्रुप वो था जिसमें पुराने मुगल प्रोविंसेस जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद हैं, हालांकि बहुत अधिक पावरफुल, काफी इंडिपेंडेंट। इन राज्यों के जो रूलर्स थे उन्होंने मुगलों के साथ में अपनी संधि को नहीं तोड़ा था। दूसरा जो समूह था वो ऐसा था जिन्होंने मुगलों के अंडर रहकर अपनी आजादी को एंजॉय किया और वो वतन जागीर के रूप में थे। इनमें बहुत सारे राजपूत मुखिया थे। और अंतिम ग्रुप जो था उसमें ऐसे स्टेट्स थे जिनमें मराठाज, सिख्स और जाट लोगों का और उसी के साथ में अन्य लोगों का कंट्रोल था। ये अलग अलग साइज के थे और उन्होंने अलग अलग समय पे मुगलों के कमजोर होने के बाद में अपने आप को आजाद और मजबूत कर लिया। पहले पढ़ेंगे ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। ये वो स्टेट्स हैं जो मुगल एम्पायर से निकल के आए थे और इनमें से अगर हम लोग मुख्य की बात करें तो इनमें मुख्य हैं अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों स्टेट्स जो हैं मुगल एम्परर के जो मुख्य नोबल्स हैं उनके द्वारा फाउंड किए गए थे, जो कि सादत खान जिन्होंने अवध को फाउंड किया, मुर्शीद कुली खान जिन्होंने बंगाल को फाउंड किया और असफ जहां जिन्होंने हैदराबाद को फाउंड किया था। इन तीनों व्यक्तियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान बहुत ऊंची मनसबदारी और पोजीशन का आनंद उठाया था। असफ जहां और मुर्शीद कुली खान जो थे उनके पास 7,000 जट का रैंक थी, जबकि सादत खान जो थे उनके पास 6,000 जट की रैंक थी। हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। निजाम उल मुल्क असफ जहां जो कि हैदराबाद के फाउंडर रहे हैं, वो मुगल एम्परर फारूक सियार के मोस्ट पावरफुल मेंबर्स जो हैं, उनके जो नोबल्स हैं उनमें से एक थे। उन्हें पहले अवध का गवर्नर बनाया गया था, उसके बाद में उन्हें डेक्कन का इंचार्ज बना दिया गया था। मुगल गवर्नर के रूप में डेक्कन प्रोविंस में असफ जहां का पूरा कंट्रोल था और वहां की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह यही संभालते थे। मुगल राजाओं में जब उठापटक हो रही थी और कमजोर मुगल राजा जब इसे दिखे तो इसने डेक्कन का जो पूरा पावर है वो अपने हाथ में ले लिया और ये वहां का वास्तविक रूलर बन गया। असफ जहां ने नॉर्दर्न इंडिया से स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपने यहाँ बुलाया और उन्हें वहां पे मनसबदार बना दिया और उन्हें जागीर दे दी। हालांकि अभी भी ये मुगल एम्परर का एक सर्वेंट था, लेकिन ये बिना किसी इजाजत के अपने निर्णय लिया करता था और मुगल एम्परर की तरफ से इसके कामों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं हुआ करती थी। मुगल एम्परर्स जो थे इसके लिए गए डिसीजन को केवल कंफर्म किया करते थे। हैदराबाद का जो स्टेट है वो लगातार मराठा लोगों से साथ में इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ जो नायकाज है उनसे भी इनका स्ट्रगल लंबे समय तक चला। निजाम का जो एम्बिशन था कि रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया जो है जो कि कोरोमंडल कोस्ट के पास में है उनको वो कंट्रोल कर ले,
इस एम्बिशन को ब्रिटिश लोगों ने रोक दिया था, जो कि इस इलाके में धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे। अवध बुरहान उल मुल्क सादत खान वो 1722 में यहाँ के सूबेदार अपॉइंट किए गए और इस स्टेट की उन्होंने स्थापना की, जो कि मुगल एम्पायर के ब्रेकअप के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट बनकर उभरा। अवध जो है वो बहुत ही प्रोस्परस रीजन था, जिसमें एलुवियल गंगा प्लेन और नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच में जो मेन ट्रेड रूट है उसको कंट्रोल करने में आसानी होती थी। बुरहान उल मुल्क के पास में कंबाइंड ऑफिसेस थे, जिसमें सूबादारी, दीवानी और फौजदारी आते हैं। और दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि वो अपने अवध प्रोविंस के पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर जो थे उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ में बिना किसी रोक टोक के संभाला करते थे। बुरहान उल मुल्क ने अवध में मुगल इन्फ्लुएंस को कमजोर करने के लिए उनके द्वारा लगाए गए जागीरदार जो थे उनकी संख्या कम कर दी। उसने जागीर की संख्या को भी कम कर दिया और यहाँ पे खाली स्थानों पे अपने वफादार लोगों को लगा दिया। जागीरदार लोगों के अकाउंट समय समय पे चेक किए जाते थे ताकि वो किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं कर सके, और बुरहान उल मुल्क के लोगों के द्वारा उनके अकाउंट्स को बार बार जांच किया जाता था। उसने बहुत सारे राजपूत जमींदार और अन्य लोगों को वहां से हटा दिया। ये जो स्टेट जो था वो लोकल बैंकर्स जो कि महाजन्स थे उन पे लोन के लिए डिपेंडेंट हुआ करता था, और इसके लिए उन्होंने सबसे ऊंची बोली बोलने वाले व्यक्ति को टैक्स कलेक्ट करने के राइट जो है वो बेच दिए थे। रेवेन्यू फार्मर्स, जिन्हें इजारदार कहा जाता था, वो इस बात के लिए सहमत हो गए कि हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपको पे कर देंगे। लोकल बैंकर्स जो है उन्होंने इस बात की गारंटी ली कि आपको ये अमाउंट दे दी जाएगी, और इसके बदले में रेवेन्यू फार्मर्स है उन्हें आजादी दे दी गई कि वो टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं और निर्धारित भी कर सकते हैं। इन डेवलपमेंट्स के कारण से कुछ नए सोशल ग्रुप्स जैसे कि मनी लेंडर्स, बैंकर्स, उनका जन्म हुआ, जो कि स्टेट के रेवेन्यू सिस्टम में बहुत अधिक अपना प्रभुत्व रखते थे। बंगाल बंगाल जो है वो मुगल कंट्रोल से मुर्शिद कुली खान के दौरान निकला, जो कि वहां के नायब बनाए गए थे, जो कि उस प्रोविंस के जो गवर्नर थे उसके डेपुटी या सहायक थे। हालांकि कभी भी मुर्शिद कुली खान पूरी तरह सूबेदार नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपने ऑफिस के जरिए बहुत जल्दी यहाँ की पावर को अपने पास ले लिया। हैदराबाद और अवध के रूलर्स की तरह उन्होंने भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट का था उसे संभाल लिया था, और मुगल इन्फ्लुएंस को यहाँ कमजोर करने के लिए उन्होंने जितने भी मुगल जागीरदार थे उनको उड़ीसा और अन्य इलाकों में भेज दिया था। रेवेन्यू को कैश में कलेक्ट किया जाता था और इसके लिए जमींदारों के साथ में बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यवहार किया जाता था। इसी के कारण से कई जमींदारों को बैंकर्स और मनी लेंडर से पैसा लेना होता था। जो जमींदार अपना टैक्स सही समय पे दे नहीं पाते थे उन्हें अपनी जमीनों को बेचना पड़ता था। इसीलिए बंगाल की जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे काफी हद तक बदल रही थी। स्टेट के अंदर बैंकर्स और जमींदारों के बीच में जो रिलेशन थे वो एक नया मोड़ लेके आ रहे थे। अलवर्दी खान, जिनका राज्य 1756 तक रहा, उनके दौरान जो बैंकर थे जगत सेठ, वो बहुत ही अधिक समृद्धशाली हो गए थे। तो हमने इन तीनों राज्यों में देखा किस प्रकार से मनी लेंडर्स और बैंकर्स जो है उनका राज्य में कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अगर हम इन तीनों स्टेट्स को ढंग से देखें तो हम कुछ बातों को समझ सकते हैं। हालांकि ये स्टेट्स जो थे वो बहुत पहले बनाए गए थे, मुगल नोबल्स के द्वारा इन्हें बनाया गया था, लेकिन
मुगल लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, उनमें उन्हें पूरी तरह विश्वास नहीं था, विशेषतः जागीरदारी सिस्टम। दूसरा ये था कि इनका जो टैक्स कलेक्ट करने का तरीका था, वो बिल्कुल अलग था। इसी के साथ में तीसरी बात ये है कि इन तीनों लोगों ने रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू फार्मर्स जो है उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था। इजारदारी का जो प्रैक्टिस है, जो कि हालांकि मुगल लोगों ने खारिज कर दी थी, वो धीरे धीरे 18th सेंचुरी में काफी अधिक प्रचलित हो गई थी। इनका जो प्रभाव है वो स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। तीसरा जो कॉमन फीचर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्टेट्स के बैंकर्स और मर्चेंट्स के साथ में रिलेशन जो है वो काफी अधिक बढ़ गए थे। ये लोग जो हैं रेवेन्यू फार्मर्स को पैसा दिया करते थे और उसी के साथ साथ में लैंड को सिक्योरिटी के रूप में लिया करते थे, टैक्स को कलेक्ट किया करते थे अपने एजेंट्स के द्वारा। पूरे इंडिया में अगर हम देखें, इस समय पे रिचेस्ट मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे वो धीरे धीरे पॉलिटिकल ऑर्डर में ऊपर आ रहे थे और पावरफुल होते जा रहे थे। द वतन जागीर्स ऑफ राजपूत्स, कई राजपूत किंग जैसे कि आमेर और जोधपुर के, उन्होंने मुगलों के लिए बहुत अधिक समय तक काम किया था और इसी के साथ साथ में उन्होंने विशेष प्रकार की आजादी का फायदा उठाया था और वो स्वतंत्र रूप में वतन जागीर्स के रूप में काम करते थे। 18th सेंचुरी में इन राजाओं ने अपने आसपास के इलाकों पे कंट्रोल करने का प्रयास किया। अजीत सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे, वो भी इसी प्रकार की पॉलिटिक्स में बिजी थे। ये जो प्रभावशाली राजपूत फैमिलीज थे, उन्होंने रिच प्रोविंसेस जैसे कि गुजरात और मालवा पे अपनी सूबेदारी घोषित की। राजा अजीत सिंह जोधपुर से जो हैं वो गुजरात के गवर्नर बने और सवाई राजा जयसिंह जो हैं आमेर के, वो मालवा के गवर्नर बन गए और इनके ऑफिस को एम्परर जहांगीर शाह जो है उनके द्वारा रिन्यू किया गया था और इन्होंने अपने इलाके को धीरे धीरे एक्सटेंड करने का प्रयास किया और आसपास की जो जगह है उन पे धीरे धीरे अपना कंट्रोल करने का प्रयास किया। नागौर को जीत लिया और इसे जोधपुर में शामिल कर लिया और आमेर ने बूंदी के कुछ हिस्से को अपने अंदर मिला लिया। सवाई राजा जयसिंह ने अपनी नई कैपिटल जयपुर को बना लिया और आगरा में एक सूबेदारी प्राप्त कर ली। मराठा लोगों के द्वारा जो कैंपेन चलाए गए, उसके कारण से इन राजपूत राजाओं के जो अभियान है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। सीजिंग इंडिपेंडेंस द सिख, पंजाब में सिख लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसने धीरे धीरे पॉलिटिकल कम्युनिटी का रुख अख्तियार कर लिया था और इसी के कारण से वहां पे 17th सेंचुरी में रीजनल स्टेट्स जो हैं वो उभर के आ रहे थे। बहुत सारे युद्ध गुरु गोविंद सिंह और राजपूतों के बीच में और मुगल रूलर्स के बीच में लड़े गए। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में इनके द्वारा बनाया गया एक समूह खालसा जो है वो मुगल अथॉरिटी के विरुद्ध खड़ा हो गया और बंदा बहादुर शाह इनके लीडर थे। उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के बनाए और अपना खुद का प्रशासन उन्होंने चलाना शुरू कर दिया और सतलज और जमुना के बीच में कंट्रोल कर लिया। बंदा बहादुर को 1715 में पकड़ लिया गया और 1716 में इन्हें मार दिया गया। 18th सेंचुरी में बहुत अधिक प्रतिभाशाली लीडर्स के कारण से सिख लोगों ने अपने आप को फिर से कुछ समूहों में शामिल कर लिया जिन्हें जत्थाज और बाद में मिसल्स कहा गया और इनकी जो मिली जुली सेना जो थी उसे दल या खालसा कहा जाता था। बैसाखी और दिवाली के समय ये जो समूह थे वो एक दूसरे से मिला करते थे और गुरुजी के द्वारा जो प्रण लिए गए थे उन्हें याद किया करते थे और कुछ निर्णय लिया करते थे। राखी का एक सिस्टम उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था जो किसानों को बांधी जाती थी और उन्हें ये कहा जाता था कि अपनी फसल का अगर 20% आप हमें दे दोगे तो हम आपकी और आपकी फसल की रक्षा करेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने लोगों को बहुत अधिक इंस्पायर किया और उन्होंने उनसे ये कहा
कि हम लोग यहाँ पे राज करेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये सारी एक साथ जब मिल गई तो उन्होंने मुगल गवर्नर्स जो थे उनका पहले विरोध किया और उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली जिसने पंजाब प्रोविंस पे कंट्रोल कर लिया था उसका भी विरोध किया। खालसा लोगों ने 1765 में फिर से अपने कॉइन्स बनाए और अपने आप को आजाद घोषित किया। सिख टेरिटरी जो थी वो लेट 18th सेंचुरी में इंडस से जमुना तक फैल गई थी, लेकिन इसमें कई रूलर्स थे। उनमें से एक थे महाराजा रंजीत सिंह जिन्होंने इन समूहों को रीयूनाइट किया और 1799 में अपनी कैपिटल लाहौर घोषित की। द मराठाज, इसी समय मराठा किंगडम जो था वो भी एक पावरफुल किंगडम देखने को हमें मिलता है। शिवाजी जिनका रूल 1627 से 1680 रहा, उन्होंने एक स्टेबल किंगडम की स्थापना की और उसी के साथ साथ में इन्हें देशमुख और कुनबीज का बहुत अधिक साथ मिला जो कि मराठा आर्मी के बैकबोन थे। देशमुख लोग एक पावरफुल वॉरियर फैमिली से थे और कुनबिस लोग जो थे वो पीजेंट पेस्टोलिस्ट थे जो कि किसान थे, जो कि घुमक्कड़ जाति के लोग थे। वो भी इनकी सेना के बहुत अधिक मुख्य लोग थे। शिवाजी ने इन ताकतों को मुगलों के खिलाफ लगा दिया। शिवाजी की डेथ के बाद में मराठा स्टेट को चित्पवन ब्रह्मानास जो है, जो कि शिवाजी के सक्सेसर हैं, उन्होंने संभाला और मराठा किंगडम की जो कैपिटल है पूना को बना दिया गया। शिवाजी के उत्तराधिकारी जिन्हें कि पेशवा कहा जाता है, उन्होंने मराठा को एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में साबित करके दिखाया। उन लोगों ने एक ऐसी नीति का पालन किया कि जहां भी मुगल कमजोर पड़ते थे या मुगल आर्मी कमजोर पड़ती थी वहीं पे वो जाके उन्हें परेशान किया करते थे या आक्रमण किया करते थे। 1720 से 1760 तक मराठा एम्पायर जो है वो बहुत अधिक फैला था और इन्होंने मुगलों का बहुत अधिक सामना किया था। 1720 में मालवा और गुजरात जो है वो मुगलों से छीन लिए गए। 1730 तक आते आते मराठा किंग जो है वो पूरे डेक्कन पेनिनसुला के ओवरलॉर्ड या मालिक बन गए और उन्हें अब ये भी अधिकार मिल गए कि वो दो प्रकार के टैक्स चौथ और सरदेश मुखी जो है वो इस पूरे इलाके में लगाया करते थे। 1737 में दिल्ली पे अटैक करने के बाद में मराठाओं की जो सीमा है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। राजस्थान, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिल और साउथ में तेलुगु कंट्रीज तक इनकी सीमाएं फैल गई। हालांकि ये सारे राज्य जो है मराठा एम्पायर में शामिल नहीं थे, लेकिन इन्होंने मराठा के पावर को मान लिया और उसे वो ट्रिब्यूट दिया करते थे। मराठाओं के विस्तार के कारण से बहुत सारे रूलर्स इनके दुश्मन भी बन गए थे। इसी कारण से पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ इसमें इन छोटे राजाओं ने मराठा लोगों का साथ नहीं दिया था। एंडलेस मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान मराठा लोगों ने एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जमा लिया था। एक इलाके पे कॉन्क्वेस्ट करने के बाद में मराठा लोग यहाँ पे सारी परिस्थितियों को देख के वहां पे टैक्स डिसाइड किया करते थे। एग्रीकल्चर और ट्रेड को वो लोग बढ़ावा दिया करते थे। इसी के कारण से मराठा चीफ जिन्हें कि सरदार कहा जाता था, जो कि ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के जो भोंसले हैं वो अपनी पावरफुल आर्मीज का निर्माण कर सके थे। सिंधिया के एक संरक्षण में उज्जैन और होलकर के संरक्षण में इंदौर का विस्तार हुआ। इनके समय इनके शहर जो है वो काफी बड़े और पैसे वाले हुआ करते थे और इसी के साथ साथ में कमर्शियल और कल्चरल सेंटर भी हुआ करते थे। मराठा के कंट्रोल के बाद में कुछ नए ट्रेड रूट्स भी देखने को मिले। चंदेरी में प्रोड्यूस होने वाला सिल्क अब पूना में भी एक आउटलेट में बेचा जाता था जो कि मराठा की कैपिटल थी। बुरहानपुर जिसने कि पहले भी ट्रेड में भाग लिया था जो कि आगरा और सूरत के बीच में है, अब उसने अपने इलाके को पूना और नागपुर जो और साथ ही साथ में इलाहाबाद तक भी वो फैल गया था।
अन्य स्टेट्स की तरह जाट जो थे उन्होंने भी 17 और 18 सेंचुरी में अपने आप को पावरफुल बना लिया और उनके जो मुखिया थे वो चूड़ामन थे, जिन्होंने दिल्ली के वेस्ट में अपनी टेरिटरी को स्थापित किया था और 1680s में उन्होंने दिल्ली और आगरा के बीच में जो इलाका है वहां पे अपना कंट्रोल साबित कर लिया था। कुछ समय के लिए आगरा पे भी उनका कंट्रोल रहा था। जाट जो लोग थे वो काफी पैसे वाले किसान थे और टाउन्स जैसे कि पानीपत, बल्लभगढ़ उनके समय पे बहुत अधिक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए थे। सूरजमल के लीडरशिप में भरतपुर का जो किंगडम है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट बन के उभरा था। जब नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली में अटैक किया था तो बहुत सारे नोबल्स और विशेष लोगों ने सूरज सिंह के पास शरण ली थी। उनके बेटे जवाहिर शाह के पास में 30,000 लोगों का अपना ट्रुप था और उन्होंने अन्य 20,000 मराठा और 15,000 सिख लोगों को लेके मुगलों से लड़ाई की थी। भरतपुर फोर्ट जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया था। डीग में इन जाट लोगों ने एक बहुत ही शानदार गार्डन पैलेस भी बनाया है जिसमें आमेर और आगरा की जो स्टाइल्स है वो देखने को मिलती है और इसकी जो बिल्डिंग के जो मॉडल हैं वो शाहजहां के समय में जो मॉडल हुआ करते थे उससे मिलते जुलते देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए और साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।